हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स नोट विथ राज एजुकेशन में। मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार जो है सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और सीडीपी ये लगातार चला रहे हैं। साथियों, आप आज का जो क्लास चलेगा वो हिंदी पेडागोजी के आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। वो आपसे प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो हमने तैयार किए हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। आप देखिए साथियों, इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले देखेंगे वो अपठित गद्यांश है, उसके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है साथियों। तो देखिए, साहित्य का आधार जीवन है और इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है तो किसी को संपूर्ण परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है साथियों। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है। पहला है कि जीवन का मुख्य आधार साहित्य प्रसन्नता है जो साहित्य देता है। साहित्य जीवन की दृष्टि है, साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य जीवन को दृढ़ता देता है। साथियों, इसका सबसे सटीक उत्तर जो होगा साथियों वो साहित्य का आधार ही जीवन है। ये आपका सबसे सटीक उत्तर होगा। आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो पाएंगे यही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो साथियों, परमात्मा की कमान, आनंद की खोज में, साहित्य की खोज में या रत्न द्रव्य की खोज में। तो साथियों, ये मनुष्य जो है जीवन भर आनंद की खोज में लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य ऐश्वर्य उत्पन्न करना नहीं, जीवन उत्पन्न करना नहीं, सृष्टि उत्पन्न करना नहीं, बल्कि क्या है तो आनंद उत्पन्न करना है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है साहित्य व जीवन से, संपूर्ण परिवार से, सुंदर व सत्य से, लंबे चौड़े भवन से। तो याद रखिएगा साथियों, वास्तव में सच्चा आनंद यदि प्राप्त करना हो तो सुंदर व सत्य से जो है वो प्राप्त होता है। सुंदर व सत्य से प्राप्त होता है साथियों। प्रश्न नंबर है 95। तो साहित्य के आनंद का आधार क्या है साथियों? तो साहित्य के आनंद का आधार सुंदर और सत्य को पाना ये है, या जीवन है, या ऐश्वर्य पाना है, या परमात्मा है? आपका उत्तर क्या होगा साथियों? तो आपका उत्तर होगा कि सुंदर और सत्य को पाना। ये आपका सबसे सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। परिमिति का अर्थ है। परिमिति का अर्थ क्या होता है साथियों? सीमित होता है, या दबा हुआ होता है, या विस्तृत होता है, या फंसा हुआ होता है। तो साथियों, परिमिति, परि मतलब चारों ओर, मिति मतलब माप, चारों ओर की माप को परिमिति कहते हैं। ठीक है ना? इस चारों ओर के माप को क्या कहेंगे? तो परिमिति कहेंगे। तो ये परिमिति क्या होता है साथियों? तो परिमिति सीमित होता है। देखिए ये सीमित है ना? देखिए ये सीमित है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे। आनंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो जीवन पौध का, या खुशी, या साहित्य को करना, या फिर परमात्मा। तो साथियों, आनंद का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा? तो खुशी होगा। आनंद का समानार्थी शब्द क्या होगा साथियों? तो खुशी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुबोध शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा? सुबोध मतलब जो सु मतलब होता अच्छा के अर्थ में, जिसको अच्छे से बोध हो, अच्छा बोध हो, उसका अपोजिट होगा दुर्बोध। ये इसका अपोजिट यूज होता है। विलोम शब्द इसका दुर्बोध होगा।
उसके बाद 99 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, देखिए लंबे चौड़े भवन में, तो वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबा चौड़ा क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या विशेषण है? तो साथियों यह सड़क लंबी है, यह सड़क चौड़ी है, तो क्या है ये विशेषता बताता है, तो आपका ये विशेषण हो गया, ये उत्तर हो गया साथियों आपका। अब देखिए निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। छोड़ो भी, ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वह कभी छीनता है, लेकिन इससे डरकर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। उसमें जो रोज शाम दिया नहीं जलता वह तो घर लौट के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। तो साथियों ये बहुत ही सुंदर पद्यांश था, इसका उत्तर क्या होगा बता सकते हैं क्या? तो जीवन में प्रायः डैश घटना होती ही रहती है, तो जीवन में प्रायः जो है आने और जाने की घटना होती है, या लूटने और रूठने की घटना होती है, या कुछ मिलने और छिन जाने की घटना होती है, या भूलने व याद करने की घटना होती है साथियों। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा साथियों कि जीवन में प्रायः कुछ मिलता है और कुछ छिन भी जाता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय क्या है साथियों? तो तुलसी को हरा भरा करना, या जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आस्था बनाए रखना, या दिया जलाकर पूजा करना, या भजन कीर्तन करना। तो साथियों इसका उत्तर होगा कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आस्था बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों, तो घर लौटने का मार्ग किस मार्ग को कहा गया है? तो घर जाने वाले रास्ते को, या घर जाने वाली गली को, या निराशा और हताशा को, या सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को? तो साथियों इसका उत्तर होगा कि घर लौटने का मार्ग है सुख और विश्वासपूर्ण जीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है साथियों कि अंधेरा फैलाता है का आशय है, क्या होगा? कम रोशनी वाली रात, निराशा भरा जीवन, अधिक अंधेरा हो जाना, अंधेरे का विस्तार होना। क्या होगा साथियों? इसका उत्तर बताएं जल्दी से। इसका उत्तर होगा निराशा भरा जीवन। ठीक है, निराशा भरा जीवन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि मंजरित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होगा। मंजर जोड़ इतनी, मंजरित जोड़ तीन, मंजर जोड़ रित और मंजरी जोड़ इत। तो साथियों मंजरित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय जो होगा वो मंजरी जोड़ इत होगा साथियों, मंजरित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भावाभास है, तो आशावादी, काशास्मगार शकु, या निराशावादी, या तुलनात्मक, या अनास्थावादी। तो इसका क्या होगा उत्तर साथियों? तो इसका उत्तर होगा आशावादी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? पहला है कि भाषा में प्रवाह, दूसरा विषय वस्तु में निपुणता, फिर प्रस्तुतिकरण शैली, विभिन्न लेखकों के कथन। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? तो अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण, या मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। नेक्स्ट कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण। उसके बाद विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। इसका सटीक उत्तर क्या होगा साथियों? तो सटीक उत्तर होगा कि पहले अनुमान लगाना, फिर प्रश्न करना, फिर स्पष्ट करना और फिर समराइज करना, जिसको हम लोग सारांशीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों
वो जहां भी आवश्यकता हो सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? तो विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, या विद्यार्थियों को सहायता दे रही है, या विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, या विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो साथियों, यहाँ पर अध्यापिका बच्चों को, विद्यार्थियों को सहायता दे रही है, ये इसका सटीक उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो, अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत सहायता के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? तो साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? व्यवहारवाद होगा, या अंतःक्रियात्मक होगा, या संज्ञानात्मक संकेत होगा, या सामाजिक संकेत होगा? तो साथियों, इसका उत्तर जो होगा वो अंतःक्रियात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। श्रवण और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना। तीसरा, कार्य की इस प्रकार की अभिकल्पना करना जो पूर्ण सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? सामग्री आधारित निर्देश, मौन तरीका, प्राकृतिक उपागम, या कार्य आधारित भाषा शिक्षण? साथियों, इसका उत्तर होगा सामग्री आधारित निर्देश, इसका जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? तो लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, एकेडमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, या विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो साथियों, इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इसका सटीक उत्तर होगा साथियों विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने बच्चों को पिछले माह की गई आम घोषणाओं, उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? लिखित विमर्श चिंतन, या वाचिक विमर्श चिंतन, या मुद्रित विमर्श चिंतन, या अप्रकाशित विमर्श चिंतन? तो इसका उत्तर होगा साथियों वाचिक विमर्श चिंतन, इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम, प्राकृतिक उपागम, या शब्दकोशी उपागम? तो साथियों, इसका सबसे सटीक उत्तर होगा शब्दकोशी उपागम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए साथियों, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? तो रोजर ब्राउन, या कोविन, या स्टीफन क्रशन, या ब्लूमफील्ड? तो साथियों, इसका सबसे सटीक उत्तर होगा स्टीफन क्रशन, इसका उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण, पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमोज्ञान, ये तीनों शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। तो पहला ए और आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही। याद रखिएगा साथियों, ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया कर्णपटह अर्थात कान के पर्दे से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है। तो
और बी है संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है, प्रतिक्रिया देती है। ए सही है किंतु बी गलत है, बी सही है किंतु ए गलत है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। इसका उत्तर क्या होगा साथियों? तो ए और बी दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक अध्यापक होने के नाते मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? इसका उत्तर होगा कि विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को क्या करना? तो समुन्नत करना। नेक्स्ट देखिए, भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो स्वनिम ज्ञान, रूपग्राम, वाक्य विन्यास या वर्तनी विषय। क्या होगा इसका उत्तर साथियों? तो इसका उत्तर होगा आपका रूपग्राम, यानी आकृति मूलक होता है। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? पहला, उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। दूसरा, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उन विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। तीसरा, उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए। चौथा, उन्हें कुछ और प्रकार के कार्य दिए जाएं। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है साथियों। तो आप लोग जुड़े रहिए हम लोग के साथ और इसी तरह से लाभान्वित होते रहिए। अगर आपको सीटेट 2024 दिसंबर वाला क्लियर करना है तो राठौर एजुकेशन, रास एजुकेशन विथ TPNT अर्थात टॉपर्स नोट के साथ आप जुड़े रहिए और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता रहेगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट आप सभी को।